खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अभी तक आपने सुना नेताजी हिंदुस्तान की आजादी के लिए पूर्वी एशिया जाने वाले थे। एमिली तमाम आशंकाओं को मन में लिए बेटी को अपनी मां के पास छोड़ सुभाष को विदा करने आ गई थी। शादी की बात चंद लोगों को पता होने की टीस लिए उन्होंने डायरी में रखा डॉक्टर रीत का लिखा कागज सुभाष बाबू के हाथों में रख दिया था। डॉक्टर रीत का लिखा पढ़कर सुभाष के मन में तूफान उठ गया था। वे बेचैन हो गए थे। अब आगे। एमिली, ये कागज नहीं, हमारे तुम्हारे रिश्ते का दस्तावेज है जो मैंने अपने बड़े भाई को लिखा है। क्या लिखा है आपने दादा को? तुम ही पढ़ लो। आदरणीय मेजदा, एक बार फिर मैंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। मैं खतरे भरे रास्ते पर जा रहा हूँ। यदि लौटकर ना आ सका, कोई अनहोनी हो गई, तो आपको अपने जीवन के बहुत बड़े फैसले की जानकारी दे रहा हूँ। मैंने यूरोप में एक लड़की एमिली से विवाह कर लिया है। एक बेटी का पिता भी बन गया हूँ। जिस तरह आपने मुझे स्नेह दिया, मुझे संभाला, मेरी चिंताओं को दूर किया, एमिली और मेरी बेटी को वैसा ही स्नेह और आत्मीयता देना। जान चली जाए, लेकिन इस पत्र को संभाल कर रखना। मुझे कुछ भी हो जाए, ये दादा को देना। इसके बाद तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मेरे परिवार से कुछ भी कहने की। मेरे हर फैसले के साथ मेरे दादा खड़े रहते हैं। आपको कुछ नहीं होगा। आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। आपका हिंदुस्तान, मेरे त्याग, आपकी तपस्या के आगे कोई मायने नहीं रखता। मुझे गर्व है, मैं अपने सुभाष की पत्नी हूं। अरे हाँ, अरे क्या निकाल रहे हैं इस बक्से से? ये तोता, ये बंदर, ट्रम्पेट बजाता हुआ सैनिक, ये सब मेरी बेटी को देना। हाँ, ये शांत लेटी हुई राजकुमारी जरूर देना। बेटी से कहना, ये तोता, बंदर, सैनिक, राजकुमारी, ये उसके पापा ने दिए हैं। ये खिलौने नहीं, मेरा स्नेह है। हमेशा मेरी बेटी को मेरे होने का एहसास कराते रहेंगे। जब बिटिया पूछे पापा कहाँ है, तो उसे ज़रूर बताना ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, काम ख़त्म होते ही वापस आ जाएंगे। अच्छा एमिली, अब मैं चलता हूँ। रुका तो आसान नहीं होगा जाना। हिंदुस्तान के लाल किले में, दिल्ली में, अंग्रेजों को कुचलते हुए आज़ाद हिंद फौज के साथ जब लाल किले पर पहुंचूंगा, तिरंगे को चूमकर जन्मभूमि की रज अपने माथे पर लगाऊंगा और मेरी आंखें लाखों की भीड़ में मेरी एमिली को ढूंढ लेंगी। सुभाष, अब कब होगी मुलाकात? सुभाष बाबू और एमिली को बातों में पता ही नहीं चला। कील बंदर को जाने वाली गाड़ी बर्लिन स्टेशन पर खड़ी थी। सुभाष वीआईपी लाउंज में बैठे थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर, नंबियार और केपलर विदा करने कील बंदर तक जा रहे थे, लेकिन एडम ट्रॉट के कील बंदर आने से मना करने को लेकर सब आश्चर्य में थे। सुभाष बाबू भी नहीं समझ पाए थे। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जी जान लगाने वाले एडम ट्रॉट नाराज क्यों हैं? लेकिन अचानक बदले हुए परिवेश में ट्रॉट पहुंचे और लाउंज के दूसरे छोर पर सुभाष बाबू को ले गए। सुभाष, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक आ पाया हूं। क्या हुआ फ्रेड? फ्यूरर प्रशासन का हिस्सा होने के बावजूद उसके खिलाफ मूवमेंट चलाने में मुझे सफलता मिलती आई है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी इसका भांडा फोड़ होने वाला है। क्या कह रहा हो एडम ट्रॉय? फ्यूरर के लोग मेरे आसपास चक्कर लगाने लगे हैं। मित्र, जीसस की थोड़ी और कृपा हो जाती, मैं हिटलर का गला दबा देता। मुझे चाहे 1000 बार फांसी लग जाए, मुझे परवाह नहीं। एडम ट्रॉय, आप अपना ख्याल रखें।
अच्छा ये बताओ, चर्चिल के लिए तुमने मुझसे जो अंग्रेजी में लिखवाया था उसका क्या हुआ? तुम्हारी अंग्रेजी को तो मेरे गुरु क्रिप्स मान गए। जब वो पत्र उन्होंने चर्चिल को दिखाया तो वो उसकी तारीफ करते नजर आए। क्या कहा चर्चिल ने? बोले मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, कोई जर्मन ऐसी अंग्रेजी लिख सकता है। लेकिन हमारा प्रस्ताव मानने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? चर्चिल को शक हो गया है कि वो पत्र किसी जर्मन ने नहीं, किसी क्रांतिकारी ने लिखा है और किसी जर्मनी जैसे शत्रु देश की चाल है। चर्चिल ने जांच का जिम्मा विदेश मंत्री एंथनी अडेन को दिया है। फिर क्या, सब उलट हो गया। ब्रिटिश गुप्तचरों ने चर्चिल को बता दिया है कि एडम और भारतीय नेता सुभाष अच्छे दोस्त हैं। पत्र एडम ने नहीं, सुभाष ने लिखा है। इसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था, पत्र के एक एक शब्द चर्चिल को चुभने लगे। चर्चिल ने साफ साफ कह दिया, सुभाष के साथ खड़ा कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य का हितैषी नहीं हो सकता। चलता हूं, विदा दीजिए। सुभाष, मैं जर्मन भाइयों को आजाद हवा में सांस लेता देखने के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। आप अपने देश की आजादी के संकल्प में लक्ष्य हासिल करें। आओ हम दोनों संकल्प लें। हमारे अपने देश के मुक्त हो जाने के बाद जहां भी तानाशाही और गुलामी होगी वहां क्रांति की मशाल उठाएंगे। सुभाष जी कील बंदरगाह पर पहुंच गए थे। आगे का सफर शुरू करने के लिए सुभाष ने अलेक्जेंडर और केपलर से विदा ली। मुड़ते ही उनके सामने आबिद हसन खड़ा था। आबिद नेताजी के उन पलों में खो गया जब नेताजी ने फौजी छावनी में आबिद को बुलाया था। याद है नेताजी, जब आपने फौजी छावनी में मुझसे कहा था, आबिद क्या खुद को किसी खतरे में डालने के लिए तैयार हो? तब मैंने कहा था, मन तैयार नहीं होना इंडियन लिजन का अपमान होगा। आपने मुझे हज यात्रा पर जाकर मुसलमानों के बीच आजादी का जज्बा पैदा करने को कहा था। आपने मुझे ग्रीस के एथेंस में इंडियन लिजन की ब्रांच खड़ी करने की जिम्मेदारी दी थी। सब कुछ याद है आबिद। पनडुब्बी से अब अपने मिशन पे चलना है। बहुत शानदार पनडुब्बी नजर आ रही है। आप क्या कहोगे आबिद? नेताजी, पनडुब्बी में डीजल की गंध आ रही है, इसमें तो दम घुट रहा है। चलो सफर तो करना है। यह अधिकारियों की छोटी सी जगह है, यहीं डेरा डाल लेता हूं। बिना दरवाजे का तंग कक्ष अधिकारियों के लिए। जो कंबल है वो डीजल के गंध से भरे हुए हैं। सर, आप लोगों के लिए नाश्ता लाया। नेताजी, ब्रेड में भी डीजल की गंध आ रही है। मेरा तो व्रत ही समझो। अच्छा आबिद, बताओ हम कहां जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हो, लेकिन यह तय है हज यात्रा पर तो नहीं जा रहे। हमें जल्द से जल्द जापान के सागर तट पर पहुंचना है। आपकी बात सुनकर मन खुश हो गया। कितने दिन लगेंगे नेताजी वहां पहुंचने में? कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। समय काटना है, इसीलिए टाइपराइटर साथ ले आया था। इंडियन स्ट्रगल किताब फिर से लिख लेंगे। तुम्हारा और मेरा वक्त कट जाएगा, तुम टाइप करते जाना। देख रहे हो आबिद, हमारी पनडुब्बी के साथ पूरा काफिला चल रहा है। हेलो सुभाष, मैं वार्नर म्यूसेनबर्ग, पनडुब्बी का जर्मन कैप्टन। कैप्टन, क्या पनडुब्बियों का यह काफिला अंत तक हमारी पनडुब्बियों के साथ चलता रहेगा? नहीं, कुछ दिन हमारी सुरक्षा के लिए साथ रहेगा। हाँ नेताजी, बताइए कैसे हैं आप? कैप्टन, ये क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। आबिद, डरो मत, ऐसी आवाजें रोज रात को सुनाई देंगी। ऐसा क्यों कैप्टन? मिस्टर सुभाष, पनडुब्बी बैटरी से चलती है।
बैटरी चार्ज करने के लिए रात के समय सागर तट पर आना पड़ता है। सागर के तट पर आना खतरनाक है, परंतु बैटरी 48 घंटों से अधिक काम नहीं कर पाती। चलिए, मैं अपने कैबिन में जाता हूं। गुड नाइट। मिस्टर बोस, आप दोनों के लिए खाना लेकर आया हूं। क्या लाए हैं खाने में? मांस है। मैं चलता हूं। नहीं, ये मांस हम नहीं खाते। बताओ आबिद, 3 महीने कैसे कटेंगे? पता नहीं कितने दिन व्रत करना पड़ेगा। नेताजी, कुछ और खाकर सो जाते हैं। क्वार्टर मास्टर, क्या यही खाना पड़ेगा? नहीं सर, स्टोर में मसूर की दाल और चावल की बोरियां भी रखी हैं। थैंक यू, मजा आ गया। नेताजी के लिए दाल भात और अंडों का भुर्ता बनाता हूं। आबिद, आज क्या लेकर आए हो खाने में? नेताजी, अब आपको व्रत और मुझे रोजा नहीं करना पड़ेगा। स्टोर में दाल चावल जो मिल गए, अब आप देखिए, आपको रोज अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा मैं। विपरीत हालात में सुभाष आबिद का सफर जारी था। उनका ज्यादा वक्त बंक में रखी छोटी टेबल पर कट रहा था। सुभाष जी बोलते थे और आबिद टाइप करता जाता था। सफर अटलांटिका तक पूरा होने वाला था। सागर पर दुश्मन का सख्त पहरा था। बेड़ा फ्रांस के तट पर पहुंच गया था। अफ्रीका की तरफ बढ़ते हुए एक दिन ब्रिटिश मालवाहक जहाज दिखाई देने पर हमले की आशंका से कप्तान पनडुब्बी को ऊपर ले गया। अरे, एक और मालवाहक जहाज नजर आ रहा है। इस बोट को भी उड़ाना है क्या? इसमें मुश्किल क्या है, अभी उड़ा देते हैं। लेकिन वार्नर, ये काफी मजबूत नजर आ रही है। कोई बात नहीं, मारो डुबकी, भोंगा बजाओ, तेजी से नीचे चलते हैं। चलो, हम नीचे आ गए और मालवाहक जहाज भी निकल गया है। अब सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड, थैंक्स। मान गए कैप्टन आपको? मुझे तो लगा था सफर पूरा हो गया है। मिस्टर सुभाष, अब हम अटलांटिका पार कर चुके हैं। अब आगे ज्यादा खतरा नहीं है। अब सतह के नीचे चलना जरूरी नहीं है, लेकिन हम तेज गति से सफर पूरा करने के लिए सतह से ही यात्रा करेंगे। अब पनडुब्बी का पूरा माहौल सुभाष और आबिद के लिए सामान्य हो गया था। सुभाष आबिद को बैठाकर मुद्दों पर चर्चा करते, अपना पक्ष रखते, उसकी बात सुनते। 26 अप्रैल 1943 के दिन जापानी पनडुब्बी मोजंबिक के जलडम मरुस्थल में दाखिल हुई। पुर्तगालियों की चौकी नजर आ रही थी। वॉर्नर म्यूसेनबर्ग ने चौकी पर बताया कि वे सागर में घुसाए दुश्मन को जल समाधि देने के लिए जा रहे हैं। नेगेशी, बोस को सकुशल लाने का जोखिम भरा काम का जिम्मा लेने से डर लगता है। पेनोंग की मार्केट में जब हमारे अफसरों ने खाद्य सामग्री खरीदी तो लोग हमें आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें संदेह हो गया था। कप्तान प्रेसिस्कोप लगाकर देख रहे थे। जर्मन पनडुब्बी दिखाई दे रही थी। जर्मनों को भी जापानी प्रेसिस्कोप की दिशा की खुफिया जानकारी थी। पहले टकराव के हालात बने। अंधेरा छाने से दोनों ही पनडुब्बियों के कप्तान सागर की सतह पर नहीं गए और धीरे धीरे एक दूसरे पर नजर रखते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगे। 25 अप्रैल की सुबह भयंकर थी।
कप्तान, ये क्या हो रहा है? तेल से भरा भारी कढ़ा खतरनाक खेल है। इसके उतरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मिस्टर बोस, ईंधन खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे ही 1-2 दिन और पानी में अटके रहना पड़ा तो मुसीबत हो जाएगी। कप्तान, सामने देखिए, जर्मन पनडुब्बी से दोनों ने सागर में नीचे छलांग लगा दी है। वे इसी ओर आ रहे हैं। शाबाश बहादुर, आपके साहस का क्या कहना? कप्तान, हम करते क्या? हमें दुश्मन के कुछ विमानों की टोह लेने के लिए बाहर निकलने का आदेश मिला था। जितना जल्दी हो हमें लौटना पड़ेगा। जर्मन कप्तान, अब आपसे विदा लेते हैं। नेताजी, एक गुब्बारे में आप उतरे और दूसरे में आबिद। अब कुछ देर आपको लहरों से संघर्ष करना पड़ेगा। अलविदा। अलविदा। तानिया, चलिए, आपका लहरों से संघर्ष खत्म हुआ। कप्तान, मिशन पूरा होने का संदेश लीजिए। अच्छा नेताजी, अब जापानी पनडुब्बी वापस लौटती है। गुड बाय। लंबे समय बाद स्वादिष्ट भोजन मिला है, आनंद आ गया। यात्रा करते हुए बढ़ी हुई दाढ़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। दिशा और दिशा सूचक मेल नहीं कर रहा। नेगेशी, मुझे लग रहा है हम पेनांग की ओर तो नहीं जा रहे। नेताजी, आप सही कह रहे हैं। हम सबान की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता लंबा है पर मजबूरी है। आपके पेनांग बंदर पर उतरने की खबर फैल चुकी है। हमें नौसेना के हेडक्वार्टर से अलर्ट रहने का ऑर्डर मिला है। कहा गया है, याद रहे, प्रधानमंत्री तोजो का ऑर्डर है। ये याद रखा जाए, आने वाले यात्री का दर्जा एक राष्ट्र प्रमुख का है। उनकी देखभाल में पूरी सावधानी रखी जाए। सुभाष चंद्र बोस को शाही इंपीरियल में ठहराया गया था। नेताजी 15 दिन रहने के बाद खुद को कैदी की तरह महसूस कर रहे थे। उनसे मिलने आए लेफ्टिनेंट जनरल आरसू से नेताजी ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। लेफ्टिनेंट, कितने दिन रहना होगा यहां पर होटल में इस तरह? बर्लिन से मुझे यहां नजरबंद करने के लिए लाया गया है क्या? हमें कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। हमें चुप ही रहना पड़ेगा। राजशाही सुविधा होने के बाद भी मुझे चुपचाप रहकर यहां समय बिताना अपराध बोध की तरह लग रहा है। मिस्टर सुभाष, जापान सरकार चाहती है आप थोड़ा आराम कर लें। बहुत हो गया आराम लेफ्टिनेंट। 3 महीने पनडुब्बी के बंक में कटे हैं। डीजल और इंजन की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। आप चिंता ना करें, प्रधानमंत्री तोजो जल्द ही आपसे मुलाकात करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट, आप तो ठीक हैं, लेकिन मिस्टर यामामोटो के बारे में क्या कहें? ऐसा लगता है जर्मनी में किए गए अपने वादे पूर्वी गोलार्ध में आते ही भूल गए हैं। मिस्टर सुभाष, ये आपका सोचना है। मेरी समझ में आ गया है कि जापानी लोग दिमाग के ठंडे होते हैं, फैसले बहुत देर से लेते हैं। मैं यहाँ वहाँ इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि मेरे गुलाम हिंदुस्तान में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत व्यस्त है प्रधानमंत्री तोजो, इतने उलझे हैं कि मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मिस्टर यामामोटो, आप मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा कब होगी प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात, कब खड़ी होगी मेरी आजाद हिंद फौज, कब दिखेगी मुझे मेरी दिल्ली, कब देखूंगा मैं लाल किले से फहराता मेरा तिरंगा। जर्मनी में हिटलर ने भी ऐसे ही अटका के रखा था और अब यहां भी। मैं आपकी नाराजगी से विदेश मंत्रालय को अवगत करवा देता हूं। सुभाष चंद्र बोस की नाराजगी विदेश मंत्रालय पहुंचने के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सुगियामा आर जापान के विदेश मंत्री शिगेमित्सु सुभाष से मिलने होटल इंपीरियल पहुंचे।
आइए, कहिए, मेरे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? मुझे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुक्त वाहिनी का गठन करना है। दिल्ली कूच करना मेरा लक्ष्य है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले मुझे आजाद भारत में सांस लेना है। मुझे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है। मिस्टर सुभाष, तब तक आप हमारे विभागों के प्रमुखों से मिल लीजिए। इससे क्या लाभ होगा? राष्ट्र प्रमुख से मिले बिना कोई नीतिगत निर्णय तो हो नहीं सकता ना। सुभाष, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। नेताजी, बाहर तो देखिए, आपसे मिलने रास बिहारी बोस आए हैं। बंगाल के सपूत का स्वागत है। स्वतंत्रता के यज्ञ के महान अनुष्ठानकर्ता आपका रास बिहारी स्वागत करता है। अपने सिद्धांतों के लिए गांधी जी जैसे महात्मा को चुनौती देने वाले बोस रास बिहारी आपको सैल्यूट करता है। आशीर्वाद दीजिए रास बिहारी जी। आधी सदी के क्रांतिकारी जीवन को सुभाष नमन करता है। 63 साल की उम्र में आप में आजादी की जलती हुई मशाल आज भी तरोताजा है। आओ सुभाष, मेरे गले लग जाओ। पूर्वी एशिया के 30 लाख हिंदुस्तानी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। पूर्वांचल के देश में आपका स्वागत है। राज बाबू, स्कूल की उम्र से आपकी क्रांति बिगुल की आवाज सुनता आ रहा हूं। वो जज्बा ठंडा हो गया है। बुढ़ापे ने उस क्रांति की लौ को ठंडा कर दिया है। राज बाबू, आज भी मेरे लिए आपकी क्रांति की गर्माहट मुझे तपिश का एहसास करा रही है। आप मेरे लिए आज भी आग से भरे हुए हैं। 1 साल पहले अगर यहां आ गए होते तो कितना अच्छा होता। कैसे आ जाता? राह इतनी आसान नहीं थी। तुम्हारे आने में देरी हो गई है। आज जर्मनी, इटली और जापान जैसे राष्ट्रों की आक्रामक क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है। इटली और जर्मन फौजें अफ्रीका की रेत में धसी हुई हैं। स्टालिन और रूस की मुहिम को छोड़कर जर्मन सैनिक भाग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री तोजो पर भी तनाव है। राज बाबू, कहीं मोहन सिंह के रवैये से तोजो नाराज तो नहीं है? वैसे मैं जानना चाहूंगा कि मोहन सिंह के बारे में आपका क्या सोचना है? प्रभावशाली, गुण संपन्न व्यक्ति है, ओजस्वी वक्ता है। अपनी आवाज के दम पर उसने हिंदुस्तानी युद्धबंदियों को एकजुट किया है। लेकिन उत्साह में उतार आ जाने के बाद वो क्या कर सकता है? वो एक छोटा अधिकारी है। उसे राजनीतिक आंदोलन का ABCD भी नहीं आता। आपके कहने का मतलब? सुभाष, मेरी बात पूरी हो जाने दो। युवा अवस्था, अनुभव की कमी उस बड़े आंदोलन को गति नहीं दे पा रही है। महावीर सिंह और गिल जैसे दोस्तों ने भी उसके साथ विश्वासघात किया है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।